बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहला इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा इस डायलॉग से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती उमूर डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, वफाकी वज़रा और पाकिस्तान के मुमताज़ दानिशवरों, माहिरीन और थिंक टैंक्स के नुमाया अफराद ने शिरकत की। और इसके साथ साथ कौमी सलामती उमूर के डिवीज़न ने एक एडवाइजरी पोर्टल का भी इजरा किया, जिससे कौमी सलामती के उमूर पर इन तमाम स्टेक होल्डर्स को मुंसलिक किया जाएगा। ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद डायलॉग हुआ है। इसमें कौमी सलामती के हवाले से मुख्तलिफ आरा सामने आई है। आज की खसूसी नशिस्त में हम ये जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों कर महसूस की गई, इसके अगराज़ व मकासद क्या है, और ये जो डायलॉग जो अब ख़त्म हो चुका है इस्लामाबाद में, इससे क्या लीड हासिल होगी हमारी नेशनल सिक्योरिटी को, इसकी तारीफ किया है। मुख्तलिफ सवालात हैं और हमें बहुत खुशी है कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहीं लोकेशन से डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, जो कि वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती उमूर है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, अभी कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम हुए और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। मैं चाहूँगा पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा इस डायलॉग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कहां तक अचीव हुए, और इससे अब कैसे इस्तिफादा हासिल किया जाएगा कौमी सलामती पॉलिसी के खदोखाल को बनाते हुए। डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो मैं फ़ोन पे सुन रहा हूँ। देखिए, बात यह है कि ये कोई पहली कॉन्फ्रेंस नहीं है, ना ही कोई इसमें नई इस तरह बात है जो पहले ना हुई हो, लेकिन पाकिस्तान की एक डायरेक्शन है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक विज़न है। वो विज़न अब इकट्ठी हो रही है एक जगह पे, जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप भी एक सफ़े पे है। वो क्या बात है? वो बात है कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। उसका क्या मतलब है कि अब सिक्योरिटी की बात आम ताम तो होती है कि अस्करी क़यादत, आपकी जो अस्करी क़ुव्वत है, आप बात करते हैं अपने डिफेंस की, तो वो तो एक सेंट्रल पिलर है, अहम चीज़ है जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन अब 21वीं सदी में सिक्योरिटी की एक बात जो दुनिया समझ चुकी है वो ये है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इक़्तिसादी सिक्योरिटी और ह्यूमन वेलफेयर, रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट, उसको आप किसी भी तरह से डिफ़ाइन कर दें, उसके बगैर सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल नहीं हो सकती। और असल गोल क्या है सिक्योरिटी का? कि आपका जो हर सिटीज़न है, हर शहरी है, वो महफूज भी हो, उसके पास 3 वक्त की रोटी भी हो और उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी मीट हों। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है जो इस 2 दिन के डायलॉग में जिसको प्रेजेंट किया गया, उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर साहब, हमारे और फेडरल मिनिस्टर्स, आर्मी चीफ, सब ने आके बात की। और ये इस बात की अक्कासी करता है कि एक क्लियर विजन के साथ सब आगे चल रहे हैं। दूसरा मकसद इसका ये था कि हम दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पे तो बात करते हैं, दुनिया सिक्योरिटी डायलॉग्स कराती है तो हम जाते हैं, वहाँ पे जाके बोलते हैं। पाकिस्तान का सिक्योरिटी डायलॉग कौन सा है जहाँ पे दुनिया ने हमसे आके बात करनी है? अगर आपने दुनिया को अपना राइटफुल नैरेटिव देना है, आपने अपनी हकीकत से आगाह करना है। हम बदकिस्मती से वो मुल्क हैं जिसका इंटरनेशनल मीडिया में तो बड़ा नेगेटिव परसेप्शन है। उसकी वजूहत भी हमें मालूम है, बड़ी ही सितम ज़रीफ़ी है कि दुनिया की मदद भी की और फिर भी ये सुना। लेकिन बहरहाल हमने अपनी बात अपने प्लेटफॉर्म से करनी है। तो ये इंशाल्लाह एक सालाना इवेंट होगा और आप देखेंगे कि हम दुनिया की थॉट लीडरशिप में आ जाएंगे। दुनिया जब बात करेगी इस तरह की बहस और मुबाहिसे की नेशनल सिक्योरिटी पे, तो पाकिस्तान का नाम जो सबसे पहले मुमालिक आएंगे सफ़े अव्वल में होगा इंशाल्लाह। और आखिरी जो इसकी क्वालिटी थी मेरे नज़दीक वो ये है कि हमने एक एडवाइजरी पोर्टल लॉन्च किया। आपने जिक्र किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल उसका इफ्तिताह किया। वो क्या है? पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, थिंक टैंक्स हैं, कौमी सलामती के इशूज़ पे काम करती हैं, उनका पब्लिक सेक्टर से, हुकूमतों से ऐसा लिंक नहीं रहा कि वो हमें हमारी मदद भी कर सके और पाकिस्तान के जो उन नैरेटिव है हमारा, जो हमारी हकीकत है, उसकी अक्कासी कर सके। अब हम ये तो कहते हैं कि जी अमेरिका में देखे थिंक टैंक बड़ी इन्फ्लुएंस रखते हैं, बरतानिया में रखते हैं, हिंदुस्तान में रखते हैं, तो उन्होंने ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया।
फिर वो उसको एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं। जब करते हैं तो पाकिस्तान जैसे मुल्क का नुकसान होता है। तो हमने 100 से ज़्यादा थिंक टैंक्स और यूनिवर्सिटीज़ इस इकोसिस्टम में लानी है ताकि वो हमारे साथ मिल के काम करें। जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें भी बेहतरी लाएं अपने आइडियाज़ के साथ और पाकिस्तान की अक्कासी भी कर सकें। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि आपने एक अच्छे तरीके से अहाता किया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएगा, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की जब बात आती है तो उसको एक ही प्रिज्म से देखा जाता है, वो है दिफाई कुव्वत। तो अब जो इसमें मैं देख रहा था, मैं भी वहां पर आया, हमने देखा डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब भी मौजूद थे, डॉक्टर सनिया निश्तर भी थी, वजीर खारजा भी थे। तो अब मुख्तलिफ जावियों से मलिक अमीन असलम साहब क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात कर रहे थे। तो आप समझते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपडेट कीजिएगा कि तमाम ये चीजें नेशनल सिक्योरिटी में बहुत अहमियत की हामिल है। इवन जो ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, वो भी अब पैरामाउंट इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया। और ये जो पोर्टल है, इसमें सिर्फ पाकिस्तान के दानिशवर जो आपने जिसका इजरा किया है वो अपनी राय दे सकेंगे, या इंटरनेशनली भी जोड़ा जाएगा? और एक अच्छा ये जो EU डिसइंफो लैब से भी जो पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव दिया गया था, उसका अच्छा जवाबी बयानिया भी सामने आ सकेगा? देखिए जी, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बयानिया किसी तज्ज़िये और हकीकत पे मबनी होना चाहिए। हम हिंदुस्तान नहीं है कि EU डिसइंफो लैब और प्रोपोगेंडा और झूठ और मक्कारी वाला काम हम यहाँ पे करें। हम बात कर रहे हैं जो हकीकत है, जो दुनिया नहीं मान रही, उसको सामने लाएं और फिर तज्जिया करें। बहरहाल अपनी पॉलिसीज़ में बेहतरी लाएं। हमेशा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। इंट्रोस्पेक्शन की क्वालिटी एक अच्छी क्वालिटी है, बुरी क्वालिटी नहीं है। सो ये तमाम चीज़ें इसमें मिल के सामने आएंगी। जो आपका पहला सवाल है, ये इस बात को वाज़े करता है कि जब वज़ीर ख़ारजा बोल रहे हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ बोल रहे हैं, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर के नेशनल सिक्योरिटी पे बोल रहे हैं, एक ये है। दूसरी तरफ रज़ाक दाऊद साहब बोल रहे हैं इकोनॉमी पे, सानिया निश्तर साहिबा ह्यूमन सिक्योरिटी, फैसल सुल्तान साहब ह्यूमन सिक्योरिटी, अमीन असलम साहब इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ये क्यों है? यही वजह है जो ये तमाम हमारे एहलकार और बहुत से, ये ना भूलिए, इंटरनेशनल और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स इकट्ठे होके क्या बात कर रहे हैं। मिलिट्री सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी, ये जब इकट्ठी होंगी तो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी बनेगी। और जब कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी बनेगी तो पाकिस्तान में हर शहरी भी महफूज होगा और पाकिस्तान जो है वो दुनिया में और ज़्यादा बुलंदी की तरफ जाएगा। और फिर वो पावर हाउस बनेगा जिसकी खारजा पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट हो सकती है, जिसकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट हो सकती है, जिसको कशकोल और IMF की ज़रूरत नहीं है। तो ये वो पैराडाइम है जिस पे बहस बहुत देर से हो रही है। लेकिन अब ये इस बात को वाज़े हो जाना चाहिए आज के बाद कि तमाम पाकिस्तान की जो हुकूमत है, स्टेट का सिस्टम है, वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। और मेरे नज़दीक ये बड़ी खुशाइन बात है। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपकी भी गुफ्तगू की, मैं आपकी ज़बानी जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि आप मुआशी जो सिक्योरिटी है उसके लिए भी सियासी सफारतकारी की बहुत ज़रूरत है। ज़ाहिर सी बात है कि अब पहले जियो पोलिटिकल भी लोगों के और अक़वाम के मालिक के मफादात होते हैं, लेकिन इसके साथ हमने देखा है कि इक़्तिसादी मफादात जो हैं वो सबकत ले जाते हैं। मैं चाहूँगा इस नुक्ते की भी ज़रा थोड़े से अगर आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि कैसे इंश्योर किया जाएगा कि हम जो हमारी जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू आर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। और आजकल जो ममालिक हैं वो इक़्तिसादी मफादात को ज़्यादा तरजीह देते हैं बनिस्बत जोग्राफियाई हक़ाइक़ के। हमारे सामने जो कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है, इट्स अ केस इन पॉइंट। सबको मालूम है 5 अगस्त 2019 के बाद से वहाँ एक खुली जेल का मंजर है, लेकिन लोग बात ज़रूर करते हैं। लेकिन जो फोरस हैं उस पर गालिबन इक़्तिसादी मफादात की वजह से भारत की पे वो प्रेशर नहीं डाला जाता जो कि डालना चाहिए। फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा है लेकिन ज़्यादा लबकुशाई नहीं होती। इन हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हमारा लाएमल और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है, इस का जो एक खदो खाल है, उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी आपकी सेंटर पीस है। क्यों? इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपके पास रिसोर्स पाई बढ़ेगी। क्या मतलब? जब आपकी ग्रोथ होगी, इक़्तिसादी तरक्की की तरफ आप जा रहे हैं, वो सस्टेन होगी, तो जो डॉलर है आपके पास उसकी मिकदार बढ़ जाएगी।
जब डॉलर की मिकदार बढ़ेगी तो आप अपनी ह्यूमन वेलफेयर यानी आपकी जो इंसानी फलाही जो सारी पॉलिसीज़ हैं उस पे और आपकी अस्करी जो कुव्वत है उसको और बढ़ाने पे लगा सकते हैं। अगर वो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है ही नहीं तो फिर अखराजात नहीं हो सकते, और वही मसला बार बार पाकिस्तान को दरपेश है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी ही इसका सेंटर पीस है। अब उसके लिए क्या ज़रूरी है? एक तो आपने बात ठीक की कि अगर आप सफारतकारी की बात करते हैं तो वो सिर्फ सियासी सफारतकारी नहीं हो सकती, उसमें इक्तिसादी यानी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का रोल बढ़ता चला जाना चाहिए। एक वो है। दूसरा ये कि आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है और इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। उसके लिए बहुत सा काम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, ये सारे दिन रात लगा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक इकोनॉमिक आउटरीच इनिशिएटिव भी शुरू किया और उसका मकसद ही ये है। तो वो स्पेस जब खुलेगी तो फिर आपके पास और वसाइल होंगे मिलिट्री के लिए भी और आपके ह्यूमन वेलफेयर के लिए भी। तो यही सारा फोकस है इस फ्रेमवर्क। डॉक्टर साहब, मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के बात हुई पाक भारत ताल्लुकात, और आज भी आर्मी चीफ साहब का भी ये कहना था कि हमें माजी को दफन करके आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी कहना है कि ये एक इरिटेंट है, जब तक से ये इरिटेंट का मुनसिफाना और यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक हल नहीं होगा, इस खित्ते में, इस इलाके में तरक्की नहीं हो सकती, गुर्बत का खात्मा नहीं हो सकता। ये जो बयानिया इस्लामाबाद से आज रेजोनेट हो रहा है, आप समझते हैं इसको? मैं इंडियन मीडिया को वॉच कर रहा था, इसको काफी ज्यादा उन्होंने हाईलाइट किया है। कोई हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई मुस्बत जवाब आएगा मोदी सरकार के होते हुए, और पाक भारत ताल्लुकात में कोई बेहतरी के इम्कानात हैं, या मामला जू के तू ही रहेंगे? देखिए, तीन बातें मैं आपको कहता हूँ। पहली बात, जो आपने बयानिया वज़ीर आज़म साहब का और आर्मी चीफ का कहा, आज वज़ीर ख़ारजा भी बोले हैं, मैं भी बोला, वो सारा एक ही बयानिया है, बिकॉज वो कोऑर्डिनेटेड बयानिया है। जब एक रियासत है, एक ही बात हो रही है। क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि हम अमन की तरफ जाना चाहते हैं, कोई नई बात नहीं, हम कहते जा रहे हैं। बात ये हो रही है कि हिंदुस्तान इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनाए, यानी जो 5 अगस्त की गलती की है उस पर नज़रसानी करे, ये भी बात हम बार बार कर रहे हैं। बरी द हैचेट का क्या मतलब है कि भाई आगे बढ़ना है? गुर्बत ख़त्म करने का क्या मतलब है? आगे बढ़ना है। क्या कोर इंटरेस्ट जो हैं उनको दाव पे लगा के आगे बढ़ना है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना है। अगर हिंदुस्तान को ये बात समझ आती है तो हम तैयार हैं, अगर नहीं आती तो रोज़ अपनी सरजरिश करा रहे हैं दुनिया में, कराते रहें। बड़ी बदकिस्मती होगी इस खत्ते के लिए से। हम बढ़ना चाहते हैं आगे, हम तो हर एक को कह रहे हैं इक्तिसादी तरक्की का, तो फिर ये एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी पैराडाइम में तो रीजनल पीस जो है प्री रिक्विजिट है खत्ते में जो अमन है। लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि ये कमज़ोरी है या कोर इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। अगर वो ये सोच रहे हैं तो जू का तू रहेगा ताल्लुक। अगर वो बेहतर तरीके से इस बात को सोच रहे हैं और समझ रहे हैं कि उनके पास एक मौका है, पाकिस्तान सेल्फ कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, वो सही काम करें कश्मीर में और बात करें, तो हम हाजिर। और इस दफा पाकिस्तान जो है वो, पाकिस्तान का ये मानना और कहना है कि इनिशिएटिव भारत से आएगा, पहला कदम भारत बढ़ाएगा तो पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़ाएगा। ऐसा ही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुतअद्दिद मौके पर कहा कि हमने कोशिश की लेकिन वहां से हमें कोई जवाब मुस्बत न मिला, बल्कि वो तो फिर अनफॉर्चुनेट जो 26 फरवरी और उसके बाद हमने 27 फरवरी को जवाब दिया, उस तरह के वाकयात हुए। पाकिस्तान अब भारत, बॉल भारत की कोर्ट में है, वहां से इनिशिएटिव आएगा, उसका मुस्बत जवाब दिया जाएगा। देखें, 2 कदम, 4 कदम, 5 कदम, वो 1000 कदम दूसरी तरफ चले गए, तो अभी तो उन्होंने 999 इस तरफ लेने, फिर आगे गुफ्तगू होगी ना। तो बात ये है कि हम इंतज़ार में हैं, उस पर जवाब आए तो बात आगे चलेगी, उस पर जवाब नहीं आएगा तो फिर कैसे चल सकती है? तो ये तो वो 2 हाथ से ही ताली बजती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपसे लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से आपकी राय जरूर लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो मगरबी बॉर्डर है, और आज भी आर्मी चीफ साहब का ये कहना था कि वहां पर पायदार अमन होगा, वो खित्ते में अमन की जमानत है। मॉस्को में अफगान टॉक्स दोबारा से उनको शुरू किया जा रहा है, और इस हवाले से चूंकि अब नई अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन भी आई है, अमरीकी सदर जो बाइडन साहब का बयान भी आया 1 मई के हवाले से, आपका क्या तज्जिया है, आपका क्या एनालिसिस है? पाकिस्तान इस पर कलीदी किरदार अदा कर रहा है, कोई हतमी पेशरफ मुतवक्के हो की जानी चाहिए, तवक्कुआत रखनी चाहिए अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से?
देखिए, अगर हमें तवक्को ना होती तो हम कलीदी किरदार अदा ना कर रहे होते और मदद ना कर रहे होते और कोशिश ना कर रहे होते, तो तवक्को तो रखनी है। और दूसरी बात है कि ऑप्शन नहीं है, पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के अमन से जुड़ा हुआ है। हमें राहदारी चाहिए सेंट्रल एशिया में, उसके बाद गवादर का पोर्ट ऑप्टिमाइज़ होगा वगैरह वगैरह। तो पूरी कोशिश हम कर रहे हैं और तवक्को तो रखनी पड़ेगी, उसमें तो कोई नहीं, चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन तवक्को रखनी पड़ेगी। आपकी बात सही है। मेरा मुराद ये था, ज़ाहिर बात है तवक्को तो होनी चाहिए, तभी तो बातचीत होती है और बातचीत मुज़ाकरात के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए डॉक्टर मोईद साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितनी जो है वो ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, क्योंकि अमरीकी सदर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 1 मई की जो अमरीकी अफवाज की मुकम्मल इनखला की बात है वो मुश्किल नज़र आ रही है। और अफ़गान तालिबान ने कहा है कि अगर फरवरी 2020 के समझौते पर अमल दरामद न किया गया तो वो रिएक्ट करेंगे, उनका रैश रिस्पॉन्स आएगा। इन तमाम हक़ाइक़ को सामने रखते हुए, चूंकि पाकिस्तान का अमन कलीदी तौर पर जुड़ा हुआ है अफगानिस्तान के अमन के हवाले से, हमारे क्या खदशात हो सकते हैं? नहीं, आप मुझे तज्जिया करने के लिए कह रहे हैं, वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा इस वक्त मेरे साथ नहीं है। मैं आपको पॉलिसी की बात कर सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद भी है और तवक्को भी है। चैलेंजेस हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। टूवर्ड्स दी एंड डॉक्टर मोईद साहब, टूवर्ड्स दी एंड सर, ये आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने ज़बरदस्त किरदार अदा किया है, हमने देखा है आप बहुत ज़्यादा वहाँ मसरूफ़ भी और प्रोएक्टिव आपने रोल अदा किया है। सर, क्या फॉलो अप इसका होगा, अगर आप इख्तिसार से एंड में बता सकें? कॉन्फ्रेंस हो गई, पोर्टल का इजरा हो गया, बहुत से ख्यालात आप लोगों ने पूल इन कर लिए, इसका फॉलो अप और रोड मैप क्या है, अगर आप बता सके सर। पहली चीज़ ये है जी कि पोर्टल को अब हमने फ़ाल बनाना है। अभी तो लॉन्च हुआ है, फ़ाल बनाना है। ये जो मैं कह रहा हूँ कि सारे थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज़ शामिल करने हैं, फिर हमने देखना है कि वो हमें तजावीज़ दें, हम उनको इम्प्लीमेंट करें, उसका कोई फ़ायदा हो, तो वो फ़ाल बनाना है। दूसरी बात ये है कि तमाम इन 2 दिनों से जो जो पॉलिसी की रिकमेंडेशंस निकली हैं वो हमने इस्तेमाल करनी है, उनको एक जगह लाना है। जो जो हमारे साथी मिनिस्ट्रीज़ जहाँ जहाँ कोई मुफीद मशवरा आया है वो उनके साथ शेयर करके उसको पुश करना है। और तीसरा, इसको इंशाल्लाह सालाना इवेंट बनाना है और पाकिस्तान का प्रीमियर सिक्योरिटी डायलॉग बना के दुनिया का बेहतरीन सिक्योरिटी डायलॉग बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती उमूर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, अहम पेशरफ्त है, इस पर हम ज़रा तज्जिया भी लेंगे, क्योंकि डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने कहा मैं पॉलिसी पे कमेंट कर सकता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से हमने देखे कि फॉर्मर सफारतकार पाकिस्तान के वो भी शरीक हो रहे थे। हम एजाज चौधरी साहब से रब्ता करके उनसे बात करेंगे, उनका ज़रा तज्जिया लेंगे कि उनकी क्या राय है। उन्होंने तवील इसमें अपनी लाइफ गुजारी है सफारतकारी में, ये जो इनिशिएटिव है इससे हम कैसे मुस्तफीद हो सकते हैं। दीगर मुँह भी ज़ेरे बहसेंगे। एक छोटा सा वक्त होगा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। पूछ लो गुजरे सालों से, तारीख ये तुमसे कहती है, पाकिस्तानी ठान ले जब मुश्किल मुश्किल कब रहती है। मैदान से पीछे हटते नहीं हैं, कोई बांटे भी तो बटते नहीं है। नाम का इसके कलिमा पड़ा है, इसमें जिए हैं, इसमें जिया है। धड़कन धड़कन सब्ज ये दिल है, एक है कौम और एक मंजिल है। एक है कौम और एक मंजिल है, एक है कौम और एक मंजिल है। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे एजाज अहमद चौधरी साहब से, साबिक सेक्रेटरी खारजा, पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर रह चुके हैं, दफ्तर खारजा के तर्जुमान रह चुके हैं, और आज जो ये सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा था आप भी मौजूद थे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, आपने वक्त दिया। आपसे कबल हम डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस तरह देखते हैं कौमी सलामती के हवाले से एक डायलॉग हुआ, उसकी मुख्तलिफ जहतों का आज बताया जा रहा था कि उसमें ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ भी है, उसमें मौसमियाती तब्दीली भी है, उसमें जो सेहत है, इसके अलावा
जो हमें ख़त गुर्बत से लोग नीचे रहते हैं उनको कैसे ऊपर लेकर आना है, और मुल्की मईशत, बरामदात, इक़्तिसादी सफारतकारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, खिताबात भी हुए। पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या तज्ज़िया है, ये एक अच्छा अमल है, एक अच्छा मुबाहिसा है और इसको कंटिन्यू होना चाहिए, और पोर्टल का जो इजरा है उसको आप किस तरह देखते हैं? शुक्रिया अनवारुल हसन साहब। एको आ रही है? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है सर। अच्छा, तो ऐसा है कि हमारा जो इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ है इस दफ़ा, उसका एक बहुत बड़ा मकसद तो ये था कि जो नेशनल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एक बुनियादी तब्दीली दुनिया में आ रही है। वो ये है कि अब जो एक रवायती दिफा होता है, सिर्फ वो सिक्योरिटी नहीं होती नेशनल सिक्योरिटी, बल्कि एक जामे सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, जिसमें इक्तिसादी सिक्योरिटी भी होगी और ह्यूमन सिक्योरिटी भी होगी। वैसे तो 1993 की जो डेफिनेशन आई थी कि कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी जो है, उसमें और भी कई चीजें हैं, गजा की सिक्योरिटी भी हो, पानी की सिक्योरिटी भी हो, क्लाइमेट की सिक्योरिटी भी हो, लेकिन ये 3 बड़े पार्ट्स हैं कि आप कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के साथ आप नेशनल सिक्योरिटी को देखें, जिसमें आपकी इक्तिसाद ठीक हो, इसमें आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट ठीक हो और आपका दिफा जो है वो ठीक। तो पहला नुकता तो इसका ये था कि हम इस बात को ये अपने तमाम थॉट सर्कल्स में ये पहुंचाएं कि अब पॉलिसी इनपुट्स जो हैं वो इन 3 चीजों में दरकार होंगे। दूसरी बात जो बड़ी अहम थी वो ये थी कि हमारी जो पॉलिसी बनती है, उसमें हमारे जो पॉलिसी साज इदारे हैं, उनके पास जो एकेडेमिया, यूनिवर्सिटीज, थिंक टैंक्स, जो रिसर्च करने वाले इदारे हैं, उनकी इनपुट नहीं आती थी पहले। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम सोची है नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन ने और उसके स्ट्रेटेजिक पॉलिसी प्लानिंग सेल ने और डॉक्टर मुईद यूसुफ ने, कि हम क्यों ना एकेडेमिया और थिंक टैंक्स की जो पॉलिसी इनपुट लें, ताकि जो हमारे पॉलिसी साज इदारे हैं या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको ज्यादा यानी अच्छी पॉलिसी दस्तयाब हो और उससे भी वो मुस्तफीद हो सके। तो ये एक इंक्लूसिव प्रोसेस बना है, यानी जिसमें तमाम तबका हाय फिक्र जो हैं हमारे मुल्क के, वो शामिल हों, ताकि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ह्यूमन डेवलपमेंट की, इक़्तिसाद की जो पॉलिसी है, वो हमगीर हो और बेहतर अंदाज में चल सके। मैं एजाज साहब आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है ये एक अच्छी एकेडमिक एक्सरसाइज इन अ वे इस तरह है कि इसमें जो मुख्तलिफ ख्यालात हैं उनका तबादला हुआ और इससे हमेशा इंसान मुस्तफ़ीद होता है। स्टेटमेंट्स भी आई हैं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा है कि हमें इन तमाम जो मुख्तलिफ जहतें हैं सिक्योरिटी की, उनको इंश्योर करना होगा, लेकिन उसके लिए मेरे नज़दीक आप चूँकि सफारतकार रहे हैं, जब तक से इलाकाई मसाइल हल नहीं होंगे, बहुत से मसाइल चूँकि जुड़े हुए हैं, पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। कश्मीर का इशू है वो अनरिजॉल्व्ड है, अफगानिस्तान का अमन प्रोसेस है वो तातुल का शिकार हो जाता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। तो आप समझते हैं कि इन ज़मीनी हक़ाइक़ के होते हुए जब तक से इन पे कोई हतमी पेशरफ नहीं होती, जो नेशनल सिक्योरिटी है या जो रीजनल सिक्योरिटी है, उसका हसूल बहुत मुश्किल हो जाता है, इसमें बहुत सी मुश्किलात और चैलेंजेस दरपेश हो जाती हैं। उस हवाले से क्या हमारा वे फॉरवर्ड होना चाहिए? देखिए, ये आप जो कह रहे हैं ना कि ईदर और, कि जी पहले इलाकाई मसाइल हल हों तो मामलात आगे चलेंगे, इसी सोच को ही तो तब्दील करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इलाकाई मसाइल भी हल करने चाहिए, उनको भी उतनी ही तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन जो कौमी सलामती है वो सिर्फ और सिर्फ इन मसाइल का हल नहीं है, बल्कि उसमें अपनी जो कौमी कुव्वत है उसमें इजाफा करना है, जिसमें इक्तिसाद भी आ जाएगी और इंसानी वसाइल भी आ जाएंगे। तो जिस मुल्क की इक्तिसाद बेहतर होती है, जिस मुल्क के इंसानी वसाइल बेहतर होते हैं, वो अपने मसाइल को, इन्हीं इलाकाई मसाइल जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो कहीं ज्यादा बेहतर अंदाज से उनको हल कर सकता है। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमने उन पर तवज्जो नहीं देनी, बल्कि और जोर शोर से देनी है। अफगानिस्तान पे भी, कश्मीर पे भी, दूसरे जो है वो उनको नहीं छोड़ना। तो जियो इकोनॉमिक्स इन टेंडम विद जियो स्ट्रेटेजी, यानी दोनों काम चलेगी। जी
आप आपने आम नुक्ता उठाया कि अब हमें जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटेजी को साथ साथ लेकर चलना होगा। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पोर्टल का इजरा है, चूंकि आप फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, ज़रूरत है आपने फॉरेन ऑफिस को हेड किया है, सर इस पोर्टल से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है? आपने इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कैपिटल्स में भी सर्व किया है, ये एक अच्छा आइडिया है और इससे जैसे मुंसलिक किया जाएगा तमाम स्टेक होल्डर्स को और एक अच्छा बयानिया सामने आएगा। क्योंकि जो मैंने सवाल डॉक्टर मुईद साहब के सामने रखा था कि हमें 15 साल बाद ये इंकिशाफ हुआ कि ईओ डिसइंफो लैब चलाई जा रही है और पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो इससे इस तरह के इनिशिएटिव से उस प्रोपेगेंडे का सही अंदाज पे मुकाबला किया जा सकेगा? बिल्कुल किया जा सकेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये पोर्टल में कोई 100 से ज्यादा थिंक टैंक्स जो हैं वो इसको फीड करेंगे, इनको नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी को, ठीक है। अच्छा, तो जरूरी नहीं कि हर एक की हर तजवीज जो है वो काबिल अमल होगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जब मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं, वो मुख्तलिफ जावियों से मामलात को देख रहे हैं, तो वो आप तक मालूमात पहुंचाएंगे। तो किसी किस्म की जो सरप्राइज है हमारी कौमी सलामती के हवाले से, वो सरप्राइज का एलिमेंट खत्म होगा। तो ये जो पोर्टल है, हमने इससे पहले एक थिंक टैंक्स की कन्वेंशन किया था जिसमें कोई 30-35 थिंक टैंक थे, उसमें भी मुईद यूसुफ साहब आए थे। वो हमारे थिंक टैंक में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में हमने किया था। अच्छा। तो उसमें भी ये आइडिया उठा था। तो अब ये नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन में मुईद साहब ने उसको बाकायदा एक शक्ल दे दी है और इंशाल्लाह सारे थिंक टैंक्स इन तमाम मामलात पर अपनी अपनी राय जनी कर सकेंगे और वहां पे उसका एनालिसिस करके हमारे वजीर आजम साहब को, हमारे इदारों को वो मालूमात पहुंचाई जाएंगी कि देखें ये भी एक जाविये से हमारे लोग सोच रहे हैं। तो जो अवाम और जो हुक्मरान हैं, इनके दरमियान जो गैप है पॉलिसी मेकिंग के हवाले से, वो ये पोर्टल कम करेगा, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। सर ये जरा बताएगा, थोड़ा सा मैं आता हूँ कि जो हमारे फॉरेन इश्यूज हैं, वज़ीर आज़म साहब कल मौजूद थे, उन्होंने बयान दिया, आज आर्मी चीफ साहब ने भी बात की। ज़रूरत है हमारी रियासत के एक ही बयान है, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि इंडिया इनिशिएटिव लेगा तो पाकिस्तान उसका मुस्बत जवाब देगा, कश्मीर के हवाले से, दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से। लेकिन जो भारत की अप्रोच है, हमें तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। आप तो बेहतर इसका तज्जिया कर सकते हैं, ज्यादा एनालिसिस कर सकते हैं। आपने तो उनके साथ मुज़ाकराती अमल जब जब हुआ उसमें आप शरीक भी हुए। कोई इस तरह की इनिशिएटिव की हमें तवक्को रखनी चाहिए कि इंडिया से आएगा तो हम इसका मुस्बत जवाब देंगे, या ये जो हालात हैं ये जू के तू शिकार रहेंगे और एक जो जम्मू तारी है दो तरफा ताल्लुकात पे, वो तारी रहेगा? देखिए, ताली तो दोनों हाथों से बजेगी। तो इस मौजूदा हुकूमत ने जेस्चर किया है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन वो, अगर मैं उनके लफ्ज ले सकूं आर्मी चीफ के भी और वज़ीर आज़म के भी, डिग्निफाइड अंदाज से होगा और पुरअमन अंदाज से होगा। ठीक है ना जी। तो इस वजह से अब ओनस हिंदुस्तान पे है कि वो एक माहौल साजगार बनाए। लेकिन मुझे बड़ी ईमानदारी से अगर मैं बताऊं तो मुझे हिंदुस्तान में एक हिजान की कैफियत नजर आ रही है आइंदा सालों में। मुझे नजर आ रहा है कि ये जो एक हिंदू रियासत बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह से हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा यानी शोर बर्पा होने जा रहा है। तो और कश्मीर में भी उन्होंने जो काम किए हैं उसकी वजह से सारे कश्मीरी जो हैं उनके खिलाफ हुए हैं। तो मुझे कोई अभी हिंदुस्तान की तरफ से कोई इतनी खैर की उम्मीद है नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आपने अमन देखना है अपने इलाके में, तो फिर हिंदुस्तान को ये पाकिस्तान के जेस्चर्स को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, पहल करनी पड़ेगी। लेकिन हमें अपने तौर पर ये जो कहा है हमारी क़यादत ने, बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि हम अमन के लिए तैयार हैं, अमन से ही खित्ते बनते हैं। किसी ने तो आज ये कहा कि कंट्रीज डोंट प्रोग्रेस, रीजन्स प्रोग्रेस। यानी एक मुल्क नहीं जाते तरक्की करते, बल्कि खित्ते पूरे तरक्की करते हैं। तो खित्ते को तरक्की करने के लिए, और उसमें हिंदुस्तान की अपनी तरक्की का भी सवाल है, उनके लिए जरूरी है कि वो अमन की राहें जो है उनको बंद ना करें। वी स्विच गियर सर, ये बताएगा अफगान पीस प्रोसेस, क्योंकि आज ये भी बात हुई इसी फोरम से कि अफगानिस्तान में अगर पायदार अमन आएगा तो पूरे खित्ते में अमन आ सकेगा। और जैसे आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि रीजन्स जो हैं वो तरक्की करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, मॉस्को में अफगान पीस टॉक्स जो हैं वो हो रही हैं, आप कितने पुरुमीद हैं? कतर में ये मुआहदा तय पाया था फरवरी 2020 में, अब
امریکہ میں نئی حکومت آ گئی ہے, اس پر بھی آگے چل کر آپ سے میں بات کروں گا. لیکن یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں, کیا ماسکو ایک کردار ادا کر سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے 1979 میں کے بعد فارمر سوویت یونین وہاں آیا, ان کے بھی وہاں پر بڑے سٹیکس ہیں. چائنا اور پاکستان کو بھی دعوت دی گئی ہے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد صاحب بھی وہاں موجود ہیں. پھر امریکہ اور روس کی ایک علیحدہ سے سفارتکاری میں تناؤ اور تلخی پائی جاتی ہے. ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے کیا توقعات جینون ہونی چاہیے اور کیا خدشات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, خدشات تو بڑے واضح ہیں. اگر افغانستان امن نہ آیا اور دوبارہ سول وار والی کیفیت, خانہ جنگی والی کیفیت ہوئی, تو اس کا سب سے زیادہ نقصان افغانستان کے بعد پاکستان کو پہنچے. اس لیے پاکستان کی قیادت تو اس معاملے میں کوئی اب دو رائے نہیں رکھتی کہ افغانستان کے امن کے لیے ہم بھرپور کردار ادا کریں. جی, لیکن چار چیزیں ہیں جی, یہ چار چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو امن جو نہیں آ سکتا. میں آپ کو بتا دوں, پہلا تو یہ ہے کہ یہ امریکہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اپنے جو ٹروپس وڈرا کرنے ہیں, جو 2,500 کے قریب رہ گئے ہیں اور کچھ ڈیٹوں کے ہیں, 1 مئی تک کرنے ہیں, نہیں کرنے ہیں, کس حالت میں کرنے ہیں, غیر ذمہ دارانہ طریقے سے کرنے ہیں, ذمہ دارانہ طریقے سے کرنے ہیں. تو اس پہ اوپر بھی بڑا فیصلہ یہ اس کا عمل ہے. ہمیں یہ ڈر ہے کہ اگر امریکہ اگر ایک دم سے ٹروپس لے لیتا ہے اور وہاں پہ دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ہم پہ الزام لگانا شروع کر دیں گے کہ دیکھیں پاکستان کی وجہ سے ہم یہ جنگ جیت نہیں سکے. تو ہم ان کو بار بار یہ سمجھا رہے ہیں کہ پہلی شرط آپ کی ٹروپس کی وڈرال کی رسپانسبل ہے, لیکن جو دوسرا ایلیمنٹ ہے انٹرا افغان ٹاکس, اس کو خدا نہ کامیاب کروائیے. پاکستان نے تو اپنا کردار ادا کیا ہے. آج بھی ہماری قیادت نے کہا, کل بھی کہا کہ طالبان کو میز پر لے کر آئے ہیں, طالبان فلیکسیبلٹی بھی دکھا رہے ہیں. ہم باقی جو افغان فیکشنز کے ساتھ بھی رابطہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے افغان لیڈر آئے ہیں پاکستان میں. تو ہمارا پیغام ان کو یہ ہے کہ دیکھو, ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے افغانز نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے. خدارا آپ باہر نہ دیکھیں, آپ افغانز مل کر سر جوڑ کر بیٹھیں. یہ ایک ونڈو آئی ہے جس کو آپ ضائع نہ کریں. اور تیسری چیز ہے سیز فائر اور سیسیشن آف وائلنس. یہ جو تشدد ہے, تشدد کا ختم ہونا بھی بہت ضروری ہے. ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ٹیررسٹ اینٹیز, آئیسس وغیرہ دوبارہ جڑ پکڑ رہے ہیں. یہ بڑا خطرناک ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی, کیونکہ ہم ان کے پڑوسی ہیں. اس لیے اس کا بھی اس کو بھی فیصلہ کرنا ہے, اور یہ شاید بات چیت میں یہ بھی ایک نقطہ ہوگا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ریجنل کنسنسس ہے. ابھی جس نے آپ نے ماسکو کی بات کی, میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میرے اندازے سے انوار صاحب, کہ اس سے زیادہ بہتر حالات نہیں ہو سکتے, بہتر سازگار نہیں ہو سکتے. خطے کے تمام ممالک ماں سوائے چند ایک کے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو جائے. اس میں روس بھی شامل ہے, اس میں سینٹرل ایشینز بھی ہیں, اس میں پاکستان بھی ہے, امریکہ بھی ہے, ترکی بھی ہے, میرے خیال میں ایران بھی ہے. مجھے ہندوستان کے متعلق تھوڑا سا شک ہے کیونکہ وہ افغانستان کی استعمال کرتا رہے سرزمین کو. لیکن بالعموم اس وقت ریجنل کنسنسس بن سکتا ہے, اور اس وقت افغانستان میں امن آنے کے لیے پورا زور لگانا چاہیے. لاسٹ میں جو امریکی نئی انتظامیہ ہے, امریکی صدر جو بائیڈن صاحب کا انٹرویو بھی آیا ہے, اس پہ بھی ضرور کومنٹ کیجئے گا. جو اس وقت امریکہ اور روس کے درمیان ایک سیاسی جھگڑا سا بنتا دکھائی دے رہا ہے. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ 1 مئی کی جو 2,500 فورسز امریکی رہ گئی, ان کا مکمل انخلا مشکل نظر آتا ہے. ایسی صورت میں کیا پاکستان کا جو ہے وہ اوپینین, آپ کا کیا اوپینین ہے, کیا رول ہونا چاہیے؟ اور استنبول میں اب کانفرنس ہونے جا رہی ہے, تو قطر کے ساتھ ساتھ ٹرکی کو بھی کافی امپورٹنس امریکہ کی جانب سے دی جا رہی ہے. اس پہ سر اگر اختصار سے بتا سکے, کیا آپ کا مشاہدہ ہے؟ دیکھیں, اس وقت تو کوشش تو سب ممالک کی یہی ہے کہ امن ہو جائے, کیونکہ افغانستان میں اگر بد امنی ہوگی تو یاد رکھیے آئیسس بھی جڑ پکڑے گی, القاعدہ بھی شاید واپس آ جائے, ازبیکستان کے وہ جو ہیں گروپ اور ETEIM اور دوسرے تیسرے خدا جانے کون سے ہیں, وہ سارے کے سارے TTP ابھی بھی اگر افغانستان میں امن ہو جائے تو ان کے لیے جگہ ہٹ جائے گی, اور جس کی وجہ سے وہ اس وقت پاکستان میں بھی آ کے گڑبڑ کر رہے ہیں. تو سارے ملکوں کی کوشش ہے, ترکی کی بھی کوشش ہے, روس کی بھی کوشش ہے, پاکستان کی بھی کوشش ہے, چین کی بھی کوشش ہے, اس کو کامیاب ہونا چاہیے. باقی جو امریکہ اور روس کی اپنی جو یعنی ایک سرد جنگ کا ماحول جو رہتا ہے ان کا, وہ تو اپنی جگہ ہے, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے میرے خیال میں کہ وہ ان کے بہت سارے معاملات ہیں یورپ میں, مشرق وسطیٰ میں, لیکن افغانستان کی حد
یہ میرا مشاہدہ ہے کہ افغانستان کی حد تک وہ بھی چاہتے ہیں. اچھا اب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا نقطہ ہے کہ امریکی فوج کیسے جائے گی. اگر یہ ڈیسپریٹ ہو کے ایک دم سے نکل گئے بغیر امن قائم کیے ہوئے تو اس کو کہیں گے ارریسپانسبل، غیر ذمہ دارانہ وڈرال، اور اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہو سکتا ہے. اس لیے پاکستان کا بھی یہی موقف امریکہ کے ساتھ ہونا چاہیے کہ دیکھیں آپ بھی پورا زور لگائیں، ہم بھی پورا زور لگائیں، کوئی نہ کوئی انٹرم گورنمنٹ بنے، کسی قسم کا ماحول بنے، اور پھر آپ بھلے چلے جائیں اور سیکیورٹی گارنٹیز ہوں. سیکیورٹی گارنٹیز جو ہے ہم سارے مل کر دیں، اکنامک گارنٹیز دیں، تاکہ یہ ٹرکی میں جو کانفرنس ہو رہی ہے جس طرح بون میں ایک بار کی گئی تھی، تو اکنامک گارنٹی تاکہ اس کے اچھے نتائج نکل سکیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اعزاز احمد چودھری صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ شیئر کیا. ویورز ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد آئیں گے تو دفاعی نقطہ نظر سے بھی ذرا گفتگو کر رہے ہوں گے معروف دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب سے. ایک چھوٹا سا وقت، اس پر دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں. پروگرام سچ کے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمیں ویورز ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز امان صاحب، نے نوٹڈ ڈیفنس اینالسٹ ہیں. اعجاز امان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم گفتگو کر رہے ہیں امور خارجہ کے حوالے سے، اور جو موضوع زیر بحث ہے وہ اسلام آباد میں جو 2 روزہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ ہوا، اور اس سے ہم نے دیکھا وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا. آج آرمی چیف موجود تھے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. ہم آپ سے قبل ڈاکٹر معید یوسف صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اور اعجاز چودھری صاحب سے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو قومی سلامتی ہے اس کو صرف ایک پرزم سے ہم نے نہیں دیکھنا ہے، دفاعی نقطہ نظر سے. آج جو باتیں سامنے آئیں اور جس پروگرام میں اب تک ہو چکی ہیں کہ غذائی تحفظ ہے، مضبوط اقتصاد ہے، یعنی کہ اکنامک کنڈیشن کا سٹیبل ہونا، کلائمیٹ چینج کے اثرات ہیں، اور جو غذائی تحفظ ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. تو آپ بھی جو سب سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اور ان تمام چیزوں کو لے کر انٹیگریٹڈ ہماری اپروچ ہونی چاہیے تاکہ یہ جو دور حاضر کے سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان سے آپ بخوبی نبردآزما ہو سکیں. جی تھینک یو. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو کانسیپٹ ہے کمپریہنسو سیکیورٹی کا، اس میں معاشی سیکیورٹی چاہیے، ہیلتھ سیکیورٹی چاہیے، روزگار سیکیورٹی چاہیے، ٹیریٹوریل سیکیورٹی چاہیے. یہ تو خارجہ پالیسی میں ایک بیلنس چاہیے. تو یہ جو کمپریہنسو سیکیورٹی کا کانسیپٹ ہے، اس میں جب تک یوتھ برسر روزگار نہیں ہوگی، معیشت مضبوط نہیں ہوگی، تو اس وقت تک آپ جو انٹرنل چوائس ہے، جو ملک کے اندر فشرز اور دراڑیں پیدا ہوتی ہیں ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں معیشت کمزور ہو یا مذہبی منافرت ہو یا دہشت گردی ہو، تو وہ اسٹیٹ سیکیور نہیں کہلا سکتی. یہ تو ایک کانسیپٹ کی بات ہے. تو یہ درست سمت بھی ہے، درست سوچ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے میری ذاتی رائے میں کہ پلڑا کس چیز کا بھاری ہے، اور امیڈیٹ جو خطرات ہیں، فوری خطرات، وہ کون سے ہیں. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 2 چیزیں بڑی اوور بیئرنگ ہیں ہماری پاکستان کی سیکیورٹی کے اعتبار سے. ایک کشمیر میں ہونے والے حالات، جی، اور جو ہمارے ایسٹرن بارڈر پہ 7 گنا بڑا دشمن بیٹھا ہے، ان کی جو انٹرنل پالیسیز ہیں اس وجہ سے، اور بالخصوص UN ریزولوشن کو ڈس ریگارڈ کر کے جو کشمیر میں انسیکیورٹی کریٹ کی جا رہی ہے، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پھر جو افغانستان میں اس وقت سچویشن ہے، اگر امریکہ فرسٹ بریک وہاں سے نکلتا ہے تو وہ حالات کیا بنیں گے؟ کیا وہ ریفیوجیز واپس اپنے ملک جا سکیں گے، افغان ریفیوجیز؟ اور اگر وہاں انسٹیبلٹی ہوتی ہے اور یہ نہیں جاتے تو ہم کتنا عرصہ ان کا بوجھ مزید برداشت کر سکتے ہیں؟ پھر جو فاٹا کو ایبزارب کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. تو ان تمام چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ معیشت یقیناً ہے، ہمیں اپنی جیو اکنامک اسٹرینتھ کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، اس پوٹینشیل کو آپٹیمائز کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ جو امیڈیٹ خطرات ہیں جو ہمارے سی پیک کو متاثر کر سکتے ہیں، جو بلوچستان میں ڈس انٹینٹڈ یوتھ ہے ان کو سبورٹ کر سکتے ہیں، فاٹا میں عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں، فورمر فاٹا میں یا گلگت بلتستان کے ایریا میں
بد امنی کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں. تو پرائیورٹی اور فوکس میرے خیال میں ان چیزوں پہ رہے گا یا رہنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی بیکنگ ہے, جو مضبوط معیشت کی شرائط ہے, ان پر بھی کام ہونا چاہیے. آپ نے اہم نکات اٹھائے ہیں تو آپ تھوڑا سا اس پر بھی اپنا تجزیہ ضرور دیجیے گا. یہ آج ماسکو میں افغان پیس پروسیس کے حوالے سے بھی جو ایک دور ہے مذاکرات کا وہ شروع ہونے جا رہا ہے. اعجاز امان صاحب, آپ کتنے پر امید ہیں یا آپ کے کیا خدشات ہیں کہ اس میں کیا کوئی سپوائلرز کا رول ادا کر سکتا ہے, اور اس میں پیش رفت کی کتنی توقعات ہے؟ کیونکہ بعض انفارچونیٹلی 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ کا بھی معاملہ رہتا ہے, اور اب تو نئی امریکی ایڈمنسٹریشن بھی آ چکی ہے اور وہ نظر ثانی بھی کر رہی ہیں جو فروری 2020 کا معاہدہ طے پایا تھا افغان طالبان اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے درمیان. دیکھیں, اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات یہ ہے, ایک ریالٹی ہے کہ جب تک ریجنل کنٹریز آن بورڈ نہیں ہوں گے, امریکہ نہ پہلے 20 سالوں میں حتمی نتائج یا متوقع نتائج حاصل کر سکا ہے, نہ وہ آئندہ کر سکے گا جب تک ریجنل کنٹریز کے اسٹیک وہ بلڈ نہیں کرے گا یا ان کو اس امن معاہدے میں مناسب نمائندگی اور رول نہیں دے گا. پاکستان, ایران, رشیا, ازبکستان, تاجکستان اور کسی حد تک انڈیا اس میں بڑا اہم کردار ہے نیبرنگ کنٹریز کا, ریجنل کنٹریز کا. ان کو آن بورڈ کرنا تو ضروری ہے. یہ ایک بڑی ریالٹی ہے جس کو امریکہ جتنا جلدی تسلیم کر لے اتنا اچھا ہے. لیکن ان مذاکرات سے پہلے جو پریزیڈنٹ پیوٹن کے بارے میں جن خیالات کا اظہار امریکہ سے کیا گیا ہے وہ کوئرسو نیچر کے ہیں, اور وہ ان میں مجھے کوئی ایسا نتیجہ خیز تعاون امریکہ کی طرف سے ہوتا نظر نہیں آتا جو لیڈ رول رشیا کو دینا چاہیں اور اس بات کا تاثر دیں کہ شاید امن معاہدے میں حتمی کردار روس نے ادا کیا. اچھا, آپ کی رائے ہے, آپ سے قبل اعجاز چودھری صاحب کی رائے تھی کہ یہ معاملے ایک دوسرے سے ایکسکلوسیو ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں اس کا عکس پڑتا ہے؟ نہیں, یقیناً اس کا عکس پڑتا ہے. اس میں میری ذاتی رائے میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور دوسری بات جو ہے, جو انہوں نے 90 دن کا جو امن معاہدے کی سیز فائر کی بات کی ہے, جی اب 1 مئی سے تو 90 دن باقی ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ 90 دنوں کی جب بات کرتا ہے تو وہ 1 مئی سے آگے کی بات کر رہا ہے. اوکے, تو یہاں شکوک پیدا ہوتے ہیں کہ کیا امریکہ مزید سٹے کرنا چاہتا ہے, اور پھر جو ان کا ایک تصادم کی راہ ہے, معاشی تصادم چائنا کے ساتھ بن رہا ہے, اگر وہ چین کے لیے یہ کوریڈور کھلا چھوڑتے ہیں, یہاں پہ سب سے بڑا انویسٹر چائنا بن جاتا ہے افغانستان میں, اور پھر وہ چین کے ذریعے سینٹرل ایشیا اور یوریشیا تک کا جو یہ راستہ ہے یہ کھل جاتا ہے, تو یہ میرے خیال میں جو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے اس ریجن میں امریکہ کا, اس سے یہ پروگریشن چائنا کی متصادم ہے. لہذا مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک طرف وہ اشرف غنی کو دباؤ میں لا رہے ہیں اور طالبان کو اپیل کرنے کے لیے انٹرم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف کانسٹیٹیوشن کو ری وزٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ 90 دن کی بات کر رہے ہیں جو 1 مئی سے مزید آگے جانے کا انڈیا دیتا ہے. تو اس سے مجھے یہ جو شک پیدا ہو رہا ہے کہ امریکہ کی نیت نکل جانے کی نہیں ہے, وہ کوئی بہانہ تلاش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا فٹ ہولڈ قائم رہے افغانستان میں. بھلے طالبان جو اس وقت ایک بھاری اکثریت رکھتے ہیں اور ایک طاقتور گروپ ہیں ڈائیلاگ میں, ان کو وہ پذیرائی تو ان کی چاہے گا, لیکن مکمل طور پہ انخلا وہ نہیں چاہتا. یہ میری ذاتی رائے ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ سر, آپ نے اعجاز امان صاحب آپ نے ہم گفتگو کی اور اپنا تجزیہ دیا. ویورز, یہ ہم نے آپ کو 3 زاویے دیے تھے, ایک محی یوسف صاحب کا ایز اے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اعجاز چودھری صاحب کا جو فارن افیئرس کے ایکسپرٹ ہے, اور اعجاز امان صاحب جو ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں. آپ ایک ٹیکنیکل ایشو تھا لیکن ہم نے کوشش کی کہ اہم ایشو امور خارجہ کے میدان میں جو اسلام آباد میں ڈائیلاگ ہوا ہے, اپنی رائے اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا فیس بک اور ٹویٹر پہ. اگلے ہفتے تک کے لیے سید انوار الحسن اور سچ کے ساتھ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.